नमस्कार दोस्तों। तो इस टॉपिक पे हम नीति आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। हम समझेंगे कि नीति आयोग जो है इसका निर्माण क्यों किया गया और ये इसके अंदर जो भी सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं, काम क्या करती है, विंग्स कौन कौन से होते हैं और योजना आयोग से अलग होकर के जो इसको बनाया गया तो इसके क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए, उन तमाम चीज़ों को इस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देखिए, नीति आयोग जो है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग इसका नाम है। अब ये जो है नीति आयोग जो है इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो योजना आयोग का प्रतिस्थापन किया गया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई, जो 1950 से अस्तित्व में था, ताकि भारत के नीति निर्माण दृष्टिकोण को आधुनिक बनाया जा सके। तो देखिए, हमने इसके पहले इलेक्शन कमीशन पढ़ा, इसके पहले हमने कैग पढ़ा, यूपीएससी पढ़ा। ये सब कैसी बॉडी हैं? ये सब संवैधानिक निकाय हैं। लेकिन नीति आयोग कैसा है? यह एक गैर संवैधानिक नहीं बोलेंगे, ये एक कार्यकारी निकाय है। जैसे एग्जीक्यूटिव ने इसे बनाया है, ना तो इसको एक्ट के द्वारा नहीं बनाया गया। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव के नियम रूल द्वारा इसको बना दिया गया है। यह संघवाद पर फोकस करती है। इसका उद्देश्य आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में राज्य सरकारों को शामिल करके समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देना है, जिससे अधिक सहयोगात्मक और विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित हो सके। साथ ही थिंक टैंक के रूप में काम करता है। तो नीति आयोग भारत सरकार के लिए नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, जो रणनीतिक, दीर्घकालिक योजना, नवाचार और विकास पहलों की निगरानी पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें मुख्य उद्देश्य नीति आयोग के, तो इसके मुख्य उद्देश्य अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि सहकारी संघवाद, नीति निर्माण प्रक्रिया में राज्य सरकारों की भागीदारी को बढ़ावा देना, यह सुनिश्चित करना कि विकास एजेंडा अलग अलग राज्यों की ज़रूरतों के अनुरूप हो। ठीक। तो सहकारी संघवाद जो है इसका पहला उद्देश्य है कि नीति निर्माण प्रक्रिया में राज्य सरकारों की भागीदारी को बढ़ावा देना। ठीक है। इसके अलावा यह सुनिश्चित करना कि जो विकास एजेंडा है उसमें अलग अलग राज्यों की ज़रूरतों के अनुरूप चीज़ें हों। अब लेट सपोज कोई इलाका कोस्टल है और कोई इलाका कैसा है, पहाड़ी वाला है, तो दोनों में नीति निर्माण में अंतर होगा ना। एक जगह पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रोड बनेगी, एक जगह नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बनेगी। इस हिसाब से फिर डिसेंट्रलाइज स्कीम होनी चाहिए, केंद्रीकृत योजना से हटकर नीचे से ऊपर की योजना दृष्टिकोण, मतलब बॉटम टू टॉप अप्रोच जो है वो रखनी पड़ेगी। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना और यह सुनिश्चित करना कि आर्थिक विकास पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ हो। फिर इनोवेशन और उद्यमिता, आर्थिक विकास के प्रमुख चालकों के रूप में इनोवेशन और उद्यमिता को बढ़ावा देना। ठीक है। फिर निगरानी और मूल्यांकन, कार्यक्रमों और पहलों के जो पहल दी गई है, इनिशिएटिव्स दिए गए हैं, उनके कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करना, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे प्रभावी और कुशल हैं। ठीक है। ये मुख्य उद्देश्य है नीति आयोग के। अब देखिए, ये नीति आयोग जो है ना, ये क्या करता है कि नेशनल डेवलपमेंट 5 ईयर प्लान पहले था, नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा। इसने क्या किया, नीति पहले क्या करता, 5 ईयर प्लान चलता था ना, जो योजना आयोग थी हमारी 5 ईयर प्लान बनाती थी। नीति आयोग लेकर के आई एनडीए, नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा, जिसमें क्या किया, उसने विजन दिया, स्ट्रेटजी दी और एक्शन प्लान दिया। विजन में क्या बोला कि 15 ईयर लॉन्ग टर्म विजन होगा, मतलब ऐसी योजना बनाई जाएंगी जो 15 साल ध्यान में रख करके, मतलब कि दूरगामी होगी, जिसमें कि लेट सपोज अब सोलर एनर्जी से आपको 500 गीगावाट या 200 गीगावाट एनर्जी जनरेट करनी है, तो भाई टाइम तो लगेगा ना। इसमें ये 2 साल का तो 3 साल का तो है नहीं, तो ऐसे विजनरी प्रोग्राम बनाए जाएंगे। कंबाइंस नेशनल सोशल गोल्स एंड इंटरनेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, साथ ही एक्सपांड बियॉन्ड द ट्रेडिशनल प्लान मैंडेट टू इंक्लूड इंटरनल सिक्योरिटी, डिफेंस, ये सब चीज़ें। इसके अलावा स्ट्रेटजी तो 2017-18 से 2023-24 के बीच में, मतलब ये 7 ईयर का मिड टर्म स्ट्रेटजी होगी,
जिसमें कन्वर्ट्स किया जाएगा अब ब्रॉडर विजन को इम्प्लीमेंटेबल पॉलिसी में। ठीक है, तो ये 7 साल का मिड टर्म स्ट्रेटजी प्रोग्राम होगा। इसके बाद आएगा एक्शन प्लान, तो जो 2017-18 से 2019-20, मतलब ये 3 साल का शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान होगा। ये ट्रांसलेट करेगा पॉलिसी को इनटू एक्शन में। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना है कि विज़न, स्ट्रेटजी और एक्शन प्लान। इसके अलावा आपको क्या ध्यान देना है कि ये 2017-18 से ये चीज़ें चालू हुई, तो जो 2017-18 से चालू हुआ तो 15 साल बाद 2031-32 तक जाएगा। मतलब जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हासिल करेंगे उसी समय के दौरान जो हमने उस समय विज़न देखे हैं कि नीति आयोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लाना चाहती है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म लाना चाहती है, वो सब उस दौरान तक आ जाएगा। फिर स्ट्रेटजी में जो 2023-24 तक में जो हमने हासिल किया होगा, और 2017-18 से 19-20 तक के बीच में जो एक्शन प्लान बनाए होंगे, तो वो सब इसमें आता है। अब इसकी संरचना अगर हम देखें तो हम इसमें देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि इसकी संरचना में एक तो होगा चेयरपर्सन, ठीक है, ये हो गए। फिर वाइस चेयरपर्सन होते हैं, फुल टाइम मेंबर होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, गवर्निंग काउंसिल होती है और स्पेशल इनवाइटीज़ होते हैं। तो ये आपको इस तरीके से आप बनाइए, ठीक है, या तो आप फिर इसको इस तरीके से बनाइए, ठीक है। टोटल 3 3 6 1 7, तो ये 7 टाइप के लोग होते हैं इसमें। 7 लोग नहीं होते, 7 टाइप के लोग होते हैं। पहले टाइप में चेयरपर्सन, दूसरे टाइप में आपका वाइस चेयरपर्सन, तीसरे टाइप में आपका फुल टाइम मेंबर, चौथे टाइप में आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर, पाँचवें टाइप में आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, छठवें टाइप में आपके गवर्निंग काउंसिल और सातवें टाइप में आपके स्पेशल इन्वाइटीज, ठीक है, इस टाइप से। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक और चीज़ आपके लिए सरप्राइजिंग है कि जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होगा भाई साहब। स्पेशल इन्वाइटीज़ में एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है और यूनियन मिनिस्टर्स को बुलाया जाता है। गवर्निंग काउंसिल में कौन होता है, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं। वाइस चेयरपर्सन कौन होता है, एक्स ऑफिशियो मेंबर में कौन होगा, फुल टाइम मेंबर्स में कौन होगा, इकोनॉमिक्स, साइंस, एग्रीकल्चर फील्ड वाले होंगे, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में कौन होगा, एक सीनियर ब्यूरोक्रेट होगा। तो आइए देखते हैं कि कौन क्या है। तो इसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है जिसको चेयरपर्सन हमने बोला, वो प्रधानमंत्री होते हैं हमारे। फिर एक उपाध्यक्ष होते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। फिर गवर्निंग काउंसिल होती है जिसमें अभी हमारे पास वर्तमान में 28+8 28 स्टेट और 8 क्या है, यूटी है। तो जिन राज्यों के में, जैसे देखिए दिल्ली में आपका सीएम हो गया, पुडुचेरी में आपका सीएम हो गया, और जेएंडके में आपके सीएम हो गए, ठीक है। ये इन 3 जगहों पे आपके सीएम हो गए। इसके अलावा जिन जगहों पे सीएम नहीं है वहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल होते हैं वो शामिल होंगे। क्षेत्रीय परिषद में आपका विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए, जिसमें प्रधानमंत्री और उनके द्वारा नामित व्यक्ति की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल होंगे। लेट सपोज ये मध्य प्रदेश की चीज़ को लेकर के डिस्कशन चलना है, ठीक है। मध्य परिषद या फिर मध्य क्षेत्र की परिषद के बारे में डिस्कस करना है, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और जो जो स्टेट आ जाते हैं वो सब आ जाएंगे और फिर उसमें बातचीत चलेगी। फिर एडॉक सदस्य, या फिर जिनको हम ये बोल सकते हैं कि जो टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट नहीं है, तो प्रमुख अनुसंधान संस्थानों से पदेन क्षमता में 2 सदस्य रोटेशनल आधार पर लेते हैं। फिर पदेन सदस्य होते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है और केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य लिए जाते हैं। फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं जो भारत सरकार के सचिव के पद पर एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्राइम मिनिस्टर द्वारा अपॉइंट किया जाता है। फिर स्पेशल इन्वाइटी होता है जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित विशेषज्ञ, डोमेन ज्ञान वाले विशेषज्ञ, ये सब लोग होते हैं, ठीक है। अब देखिए वर्तमान में कौन कौन है। तो वर्तमान में भाई साहब आपके चेयरपर्सन हो गए श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। वाइस चेयरपर्सन अब हो गए सुमन बैरी। फुल टाइम मेंबर में आप देखिए वी.के. सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद, वी.के. पॉल, अरविंद विरमानी, ये फुल टाइम हो गए। एक्स ऑफिशियो मेंबर में देखिए राजनाथ सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, श्री अमित शाह हो गए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, श्री शिवराज सिंह चौहान हो गए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर।
फिर श्रीमती निर्मला सीतारमण जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं। फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, VVR सुब्रमण्यम। तो इतने सारे लोग होते हैं जो वर्तमान में अभी क्या है, इसको नीति आयोग को संभाल रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसमें कौन कौन होता है। इसमें होते हैं आपके चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपके वाइस चेयरपर्सन होते हैं, याद रखना 2 लोग। ये फुल टाइम मेंबर हो गए, ठीक है 4। एक्स ऑफिशियो मेंबर हो गए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गए, गवर्निंग काउंसिल हो गई और स्पेशल इन्वाइटीज हो गई, ठीक। तो फुल टाइम मेंबर और एक्स ऑफिशियो मेंबर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, गवर्निंग काउंसिल, स्पेशल इन्वाइटीज, तो ये सब आपको याद रखने हैं कि कौन कौन इसमें शामिल है, कौन कौन शामिल नहीं है, ठीक है। अब आते हैं कार्य में। तो भाई बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे कार्य हैं नीति आयोग के पास अलग अलग टाइप से, ठीक है। नीति निर्माण, भारत सरकार के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों को डिजाइन करना, वही विजनरी हो गया, स्ट्रेटेजिक हो गया, ठीक है। फिर सलाहकार की भूमिका है, इंटर जो डिपार्टमेंटल है उन समन्वय के लिए एक मंच प्रदान करना और सामूहिक निर्णय लेने की आवश्यकता वाले मुद्दों को हल करना। फिर ज्ञान और नवाचार केंद्र, सुशासन और सतत और न्याय संगत विकास में सर्वोत्तम प्रथाओं पर शोध के भंडार के रूप में कार्य करना, ठीक है। रिसर्च करना, इनोवेशन करना। फिर निगरानी करना, जो उन्होंने पॉलिसियां दी उसको इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। विभिन्न सरकारी योजनाओं और पहलों की प्रगति को ट्रैक करना। फिर नीति आयोग जो है भारत के आर्थिक नियोजन, नीति निर्माण के तरीके में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो विकास के लिए अधिक गतिशील और लचीले दृष्टिकोण पर जोर देता है, ठीक है। ये काम करता है ये। अब देखिए इसके कुछ स्पेशलाइज्ड विंग्स हैं, जैसे अनुसंधान विंग, परामर्श विंग, टीम इंडिया विंग, सहकारी दृष्टिकोण, ठीक। तो अनुसंधान यानी रिसर्च विंग, तो नीति आयोग का अनुसंधान विंग गहन क्षेत्रीय विशेषज्ञता विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जो साक्ष्य आधारित मतलब एविडेंस बेस पर नीति सिफारिशें प्रदान करने के लिए शीर्ष स्तरीय डोमेन विशेषज्ञों और विद्वानों के साथ एक समर्पित थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। फिर परामर्श विंग, यह विंग विशेषज्ञता के लिए बाजार के रूप में कार्य करता है, जो केंद्र और राज्य सरकारों को सार्वजनिक और निजी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के समाधान प्रदाताओं के सत्यापित पैनल से जोड़ता है। यह सीधे सेवाएं प्रदान करने के बजाय मार्गदर्शन और गुणवत्ता जांच पर ध्यान करता है, ठीक। फिर टीम इंडिया विंग, तो प्रत्येक राज्य और मंत्रालय के प्रतिनिधियों से मिलकर यह विंग नीति आयोग और राज्य या केंद्र सरकारों के बीच निरंतर सहयोग और संचार सुनिश्चित करता है। यह विकास से संबंधित मामलों के लिए संपर्क इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। फिर ऐसे सहकारी दृष्टिकोण है और सलाहकारी भूमिका वाला है, ठीक। तो ये 3 इंपॉर्टेंट थे, परामर्श, अनुसंधान, ठीक है, ये वाले। इसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य है कि साझा दृष्टिकोण मतलब राज्य की भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास के लिए एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। फिर सहकारी संघवाद, मजबूत शासन के लिए केंद्र राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। ग्राम स्तरीय योजना, ग्राम स्तर से लेकर सरकार के उच्च स्तर तक नियोजन के लिए तंत्र स्थापित करना। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा एकीकरण, सुनिश्चित करें कि राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को आर्थिक रणनीतियों में शामिल किया जाए, ठीक। फिर समावेशी विकास, समान विकास सुनिश्चित करने के लिए कमजोर वर्गों पर ध्यान केंद्रित करें, ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। फिर नीतिगत ढांचे, मतलब नियमित निगरानी और सुधार के साथ रणनीतिक नीतियां तैयार करें। अब ये सब तो सिंपल है, आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई साझा दृष्टिकोण करना है कि मतलब राष्ट्रीय विकास के लिए सभी राज्यों को मिलकर सामने आना है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब कि केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाना है, संघर्ष नहीं। ग्राम स्तरीय योजना, ग्राम स्तर से लेकर के मतलब बॉटम टू टॉप अप्रोच अपनानी, नीचे से ऊपर तक जाना है। राष्ट्रीय सुरक्षा का एकीकरण करना है, राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को आर्थिक रणनीतियों में शामिल किया जाए, ये बात कर रहा है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समान विकास निश्चित करने के लिए जो कमजोर वर्ग है, जो हाशिए पर खड़े वर्ग है, उन पर ध्यान दिया जाए। फिर नीतिगत ढांचे, नियमित निगरानी और सुधार के साथ रणनीतिक नीतियां तैयार करनी चाहिए। फिर हितधारक भागीदारी, थिंक टैंक, शोध संस्थानों और शैक्षिक निकायों के साथ भागीदारी को प्रोत्साहित करें, ठीक। फिर नवाचार समर्थन,
वैश्विक विशेषज्ञों और चिकित्सकों के साथ ज्ञान और नवाचार नेटवर्क विकसित करे। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें ये मुख्य उद्देश्य में आ जाती हैं नीति आयोग के। अच्छा, और भी हैं, और देख लीजिए भाई, संघर्ष समाधान, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, मतलब जो अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करे। साथ ही संसाधन केंद्र, शासन और सतत विकास पर शोध के भंडार के रूप में कार्य करे। फिर निगरानी और मूल्यांकन, प्रगति की सक्रिय रूप से निगरानी करे और सुनिश्चित करे कि संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए। फिर प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी उन्नयन और कार्यान्वयन कौशल को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करें। फिर अन्य गतिविधियां क्या हैं? राष्ट्रीय विकास एजेंडा और संबंधित उद्देश्यों का समर्थन करने वाली पहल करें। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आप पाएंगे कि इनमें जुड़ी हुई हैं। ठीक, अब आते हैं नीति आयोग में, किस चीज़ पे, कि जो नीति आयोग जो है और योजना आयोग जो है, तो नीति आयोग जो है एक एडवाइजरी थिंक टैंक है जिसके पास कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है। फिर ये प्रमोट करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को एंड स्टेट पार्टिसिपेशन को। ये फोकस करता है पॉलिसी की फॉर्मुलेशन में, इनोवेशन में, इवैल्यूएशन में। ठीक है, ये इनकरेज करता है बॉटम अप प्लानिंग, मतलब कि ऐसे। ये इंक्लूड करता है सीएम को, यूनियन मिनिस्टर को एज अ मेंबर। ठीक है, अब प्लानिंग कमीशन हैड पावर टू एलोकेट फंड्स टू स्टेट्स। ठीक है, फिर फॉलोड अ सेंट्रलाइज्ड टॉप टू बॉटम स्पीच अप्रोच, ऐसे प्रिपेयर्ड एंड इम्प्लीमेंटेड 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, इसमें 5 ईयर प्लान है, इसमें क्या क्या 15 साल, 7 साल, 3 साल ऐसे प्लान है। स्टेट्स हैड लिमिटेड रोल इन प्लानिंग डिसीजन। ठीक, इसमें रोल ज़्यादा है, मेनली कंपोज्ड ऑफ ब्यूरोक्रेट्स एंड इकोनॉमिस्ट। ठीक है, और इसमें बहुत सारे थिंक टैंक है, बहुत सारे रिसर्च विंग है, ढेर सारी चीज़ें होती हैं नीति आयोग में। तो ये हमने देखा, लेकिन अब कुछ इशू भी है नीति आयोग के साथ। क्या क्या इशू है नीति आयोग के साथ? लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, भाई ना तो एक्ट से बना है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मतलब उससे बना हुआ है ये कि मंत्रिमंडल ने मिलकर बना लिया। दूसरा, नो फाइनेंशियल पावर, भाई साहब कोई पैसे वाली पावर नहीं इनके पास। लिमिटेड रोल है इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक, वीक कोऑर्डिनेशन विथ स्टेट्स। अब लेट सपोज ममता दीदी जो है वेस्ट बंगाल वाली, कुछ सपोर्ट नहीं करती इनके साथ। ठीक है, तमिलनाडु वाले हैं, कुछ सपोर्ट नहीं करते इनके साथ। फिर ओवर डिपेंडेंस ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है। अकाउंटेबिलिटी का लैक है। क्यों लैक है भाई साहब, पता ही होगा आपको, क्योंकि अब सोचिए ना, प्राइम मिनिस्टर इसके हेड है। अब ये संगठन कुछ भी काम नहीं करेगा तो ये इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? पीएम जिम्मेदार होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये हो रही है कि इनके पास फाइनेंशियल पावर ही नहीं है। तो मीटिंग हुई तो पीएम बैठ गए, बाकी सब काम तो ब्यूरोक्रेट्स को ही करना है ना। फिर इसके बाद इनएडिक्वेट फोकस ऑन सोशल सेक्टर्स। फिर ओवरलैपिंग फंक्शंस विद अदर बॉडीज, मतलब किसी बॉडी के साथ, मतलब यहाँ जल जीवन मिशन चल रहा है तो उसके साथ मिलकर कुछ काम चल रहा है, मतलब मल्टी डायमेंशनल काम चल रहे हैं ये। अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रास रूट्स वॉइसेस, बोलने को तो है बॉटम टू टॉप अप्रोच, पर बॉटम वालों का कोई ध्यान नहीं है। लिमिटेड पावर्स कंपेयर टू प्लानिंग कमीशन, उसके पास तो फाइनेंशियल पावर भी थी, 5 ईयर प्लान लॉन्च करता था, इसके पास ऐसा कुछ नहीं है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, कि नीति आयोग क्या है, नीति आयोग में कितने मेंबर होते हैं, नीति आयोग जो है आपका वो कैसे बना, का फॉर्म में आया, ये सब चीज़ें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।